और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी के शासनकाल की हिस्ट्री आप देख लें, ये सरकार कहीं न कहीं लोगों के साथ आर्थिक लूट करती चली जा रही है। ये चंद उद्योगपतियों की सरकार है। कांग्रेस की सरकार बनना इस उत्तर प्रदेश में अति अनिवार्य है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जाए। जनता सिंहासन पर बिठा भी सकती है, जनता सिंहासन हिला भी सकती है और जनता चाहे तो सिंहासन से गिरा भी सकती है, क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा में जनता ही सब कुछ है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नाजिम हाशमी। स्वागत है आपका रणनीति में। आज हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के मेहमान, कांग्रेस नेता इंजीनियर आगा यूनुस साहब। आगा यूनुस साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ एट 9 में। तो आगा साहब, अगला जो विधानसभा चुनाव है, इसको कांग्रेस अपनी शाख बचाने के लिए लड़ेगी या फिर चुनाव लड़कर जीत कर सरकार बनाने के लिए लड़ेगी? देखिए, आने वाला जो 2022 का चुनाव है वो माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग बहुत मजबूती से लड़ने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस ध्येय के साथ हम ज़मीन पर उतरने जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जनता की पार्टी है, जनता के दिलों में बसती है। अगर आप देखें, इस वक्त यूपी 30 साल बेहाल, 30 सालों से कांग्रेस की हुकूमत नहीं है, बल्कि 32-33 साल हो गया। 89 के बाद हुकूमत नहीं है। तो 89 से पहले का अगर आप यूपी का देख लें, शासन देख लें और काम देख लें, लोगों का एम्प्लॉयमेंट रेट देख लें और तमाम अगर आप अस्पताल देख लें और वो मेडिकल सुविधाएं देख लें और शिक्षा के अंदर किए गए कार्यों को देख लें, तो इस 33 सालों में यूपी का बहुत नुकसान हुआ है। यूपी जो है अब जो है मुक्त होना चाहता है। इस वक्त मौजूदा स्थिति में योगी ने इस वक्त उत्तर प्रदेश को रोगी बना दिया है और लेकिन ये विज्ञापन वाली सरकार इस वक्त मौजूदा स्थिति में चल रही। इससे पूर्व की सरकारों ने भी कोई काम नहीं किया। एम्प्लॉयमेंट में लोगों को कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा। लोगों को अगर आप विकास कार्यों पर अगर आप देखें तो कोई ज़मीन स्तर पर कोई कार्य नहीं है। जनता मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरह से वंचित दिखती है। कांग्रेस पार्टी अब मजबूती के साथ ज़मीन पर उतर रही है और जनता कांग्रेस की ओर देख रही है। इन पार्टियों से अब ऊब चुकी है जनता, इनके शासन को देख लिया है, इनके नाकारा शासन से अब मुक्ति चाहती है। अब सबको देख लिया, 4 बार बीएसपी को देखा, 4 बार सपा को देखा और बीजेपी को तो देख ही रहे हैं। बीजेपी के शासनकाल की हिस्ट्री आप देख लें कि बीजेपी कहीं ना कहीं निकम्मी, नाकारा, क्रूर, निर्दयी सरकार, एक ऐसी सरकार बन चुकी है जो तानाशाह होते हैं, जो तानाशाही की ओर जा चुकी है। आगा जी, अगर मैं यहाँ पे आपको बीच में रोक रहा हूँ, अगर हम बात करें कांग्रेस की और अगर हम पीछे जाएं पिछले वक्त में और पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें, तो एक सबसे छोटी पार्टी के रूप में जो है पिछले विधानसभा चुनाव के जो परिणाम है उसमें कांग्रेस नज़र आई हमें। और जैसे आपने कहा 30 से 32 साल एक लंबा समय है, तो प्रदेश की जनता के बीच में वो क्या मुश्किलें हैं कि जिससे कांग्रेस प्रदेश की जनता का दिल नहीं जीत पा रही? क्योंकि एक बड़ी समस्या है अगर लंबे समय से कोई पार्टी निरंतर उसी तरह के रिजल्ट हमें देती चली आ रही है। तो देखिए, बीते अगर 5 सालों में ही हम देखें तो विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने प्रमुख विपक्ष की भूमिका निभाई है जनता के मुद्दों पर। इस नाकारा सरकार के खिलाफ हर वक्त खड़ी रही है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा हो, चाहे लोगों पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा हो, चाहे दलित बच्चियों के खिलाफ महिलाओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा हो। ये इस संबंध में सारे मामलों में कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मुख्य विपक्ष की भूमिका में रही है और उसने ये साबित किया है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर जो विपक्ष है वो विपक्ष सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है और कांग्रेस पार्टी ही जनता का उद्धार कर सकती है। और बीजेपी मुक्त अगर होता है तो कांग्रेस में लोग आएंगे। जनता कांग्रेस की ओर इसीलिए देख रही है क्योंकि उसकी लड़ाई कांग्रेस ने बीते 5 सालों में बहुत जमकर माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में लड़ी है और हम सब ने ज़मीन पर लड़ा है, मुकदमे लिए हैं, हमने जनता की आवाज़ को उठाया है हर मोर्चे पर, चाहे युवाओं के मोर्चा हो, चाहे महिलाओं की बातें हों, चाहे किसानों पर अत्याचार की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो। इस सरकार के खिलाफ हर वक्त हम लोग खड़े रहे हैं और इस वक्त यूपी के अंदर जंगल राज स्थापित है। उस जंगल राज को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस की सरकार बनना इस उत्तर प्रदेश में अति अनिवार्य है और हमें उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है।
पिछले चुनाव में ये भी माना जा रहा था कि एक मोदी लहर फैक्टर है जिसने उत्तर प्रदेश के चुनाव का रुख पूरी तरह से बदल दिया। बीजेपी को 400 प्लस सीटें मिली और जो यहाँ के छोटे राजनीतिक दल हैं उनका भी सुपड़ा साफ होता नज़र आया। 50 सीटों के अंदर सभी सिमटते हुए नज़र आए। तो चुनौतियाँ तो बड़ी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अब उन चुनौतियों के लिए क्या रणनीति है, किन मुद्दों पर कांग्रेस सरकार जनता के बीच में जाने वाली है और कांग्रेस उनसे वोट की अपील करेगी कि जनता के बीच में ये जो बड़े मुद्दे हैं या जो बड़ी दिक्कतें हैं जनता की, जिस पर वर्तमान की जो सरकार है उसने काम नहीं किया। देखिए, अगर हम मोदी योगी की हुकूमत को दोनों को देखें, डबल इंजन की सरकार को, तो ये प्रपंच की सरकार है, ये विज्ञापन वाली सरकार है। इसने अगर आप देखें, आंकड़ों को उठाकर देखें तो आर्थिक तौर पर पूरी तरह तबाह हो चुका है उत्तर प्रदेश और देश। कहीं ना कहीं मोदी और योगी की जुगलबंदी, जो भ्रष्टाचार है जुगलबंदी करके, ये कहीं ना कहीं जनता को पूरी तरह से आर्थिक अत्याचार में ले जाके ढकेल दिया है। आज 900 रुपये का गैस बिक रहा है, आज पेट्रोल 100 के पार जा चुका है, डीजल 100 के करीब में है। ये सरकार कहीं ना कहीं लोगों के साथ आर्थिक लूट करती चली जा रही है। ये चंद उद्योगपतियों की सरकार है। आज किसान हमारा 9 महीने से बॉर्डर पर बैठा है, दिल्ली बॉर्डर पर बैठा है। ये 3 काले कानून किसानों के जो बनाए इस मोदी सरकार ने, वो चंद उद्योगपति को हितों के लिए बनाए। किसानों के खिलाफ ये पूरी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है। आज मैं ये साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि ऐसी मोदी और योगी की सरकार जो है ये झूठ की बुनियाद पे है। ये इन लोगों ने झूठ फैलाया, झूठ के जाल में कहीं ना कहीं जनता फंसी और आज जनता इस बात को समझ चुकी है। गंगा में तैरती लाशें इस बात का गवाह हैं कि ये योगी और मोदी ने जनता के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। लोगों को अंतिम संस्कार का मौका नहीं मिला, लोग बिना ऑक्सीजन त्राहिमाम करके मरते रहे और योगी मोदी तमाशा देखते रहे और ये कहते रहे कि कोई बिना ऑक्सीजन नहीं मरा। संसद के अंदर जाके इतनी बड़ी बड़ी झूठ बातें बोली जाती हैं। शर्म नहीं आती मोदी जी को, या शर्म नहीं आती मोदी सरकार को कि वो ये उनकी सरकार कहती है संसद के अंदर कि कोई ऑक्सीजन के बिना मरा नहीं। इससे बड़ा झूठ शायद ये राष्ट्रीय झूठ होना चाहिए था, ये घोषित होना चाहिए राष्ट्रीय झूठ। किससे बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता कि ये संसद के अंदर मोदी सरकार ये कहे कि ये जो है ऑक्सीजन के बिना किसी की मौत नहीं हुई। लोग तड़प तड़प के मरे, बिलक बिलक के मरे। गंगा में तैरती लाशें इस बात की गवाही देती हैं कि लोगों को अंतिम संस्कार तक का मौका नहीं मिला। लोगों के पास पैसे नहीं थे। कोरोना के आर्थिक त्रासदी काल में भी ये सरकार किसी भी वक्त अपना समय नहीं गवाया। इसने आर्थिक लूट करती चली गई। आप देखें जनता को दिया क्या। जब जनता को थोड़े से सहारे की ज़रूरत थी तो 5 किलो अनाज का झुंझुना पकड़ाया है इस सरकार ने। इस सरकार ये जो है चंद उद्योगपतियों की सरकार है। ये किसान विरोधी, गरीब विरोधी, महिला विरोधी, मजदूर विरोधी और ये जनता विरोधी सरकार है। ये चंद उद्योगपतियों के हाथों में खेलती हुई सरकार है। इस वक्त मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं है, मेरा मानना है। क्योंकि अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इस हुकूमत को चलाने वाले चंद उद्योगपति हैं गिने चुने, वो देश को चला रहे हैं। ये भाजपा की भी सरकार नहीं है। इतनी क्रूर और इतनी निर्मम सरकार किसी की हो नहीं सकती कि जो अपने अन्नदाता को भी मोहताज किए पड़ा। अन्नदाता, कितने अन्नदाता मर गए। जीएसटी, नोटबंदी, ये सब इस सरकार की पूरी विफलता है। आर्थिक मोर्चे पर देखें, एशिया में देश भ्रष्टाचार में नंबर 1 पहुंच चुका है और ये मोदी सरकार कहती थी कि हम जो है बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, अरे कहाँ हो? महंगाई देखो कहाँ पहुंच गई। आज सरसों का तेल कहाँ पे है? लोगों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके, लोग सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे, लकड़ियों में जा रहे हैं। पाषाण युग की ओर जनता जा चुकी है। ये जनता अगर जल्द मुक्ति नहीं पाती इन दोनों सरकारों से, तो मैं आपको निश्चित कहता हूं कि देश को बहुत भारी नुकसान होने वाला है, देशवासियों को बहुत भारी नुकसान होने वाला है, जिसकी कीमत बहुत लंबे समय तक चुकानी पड़ेगी। इसलिए ये समय है कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार को जनता उखाड़ फेंके। ये वो निर्मम सरकार है उत्तर प्रदेश की कि जो शिक्षकों की भर्ती के लिए आंदोलन करता है उस पर लाठियाँ मारते हैं, युवाओं के सर फोड़ते हैं। अरे पुलिस के दम पर ये सरकार चलेगी? ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र जो है जब ही जिंदा रहता है जब सहमति और असहमति दोनों चलती है साथ साथ। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कुचलने, लोकतंत्र का चीरहरण करने और संविधान विरोधी सरकार है ये। अगर मैं बात करूं तो सरकार का जो है इस पर तर्क रहता है कि इससे पहले भी सरकारें गुजरी हैं
और आपने बात करी हेल्थ सेक्टर की, एजुकेशन की, तो ये ऐसे सेक्टर हैं जिसमें ओवरनाइट कुछ चेंजेस नहीं आते हैं। तो पिछली सरकारों ने भी बहुत कुछ नहीं किया है, तो जो पिछली सरकार है या जो विपक्ष है या जो कांग्रेस है आज बीजेपी पर निशाना साधता है, उन्होंने भी जनता को कुछ नहीं दिया है। देखिए, जो कांग्रेस की हुकूमत ने जो देश को दिया है, अगर आप देखें तो जो भी चीज़ आज दिख रही है, जिसको मोदी सरकार बेचने पे लगी हुई है, वो सब कांग्रेस सरकार की दी हुई चीज़ें हैं। एटॉमिक पावर प्लांट से लेकर कोई भी कार्य अगर आप देखें, एम्स से लेकर, अगर आप आईआईटी से लेकर, जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, जितने भी एम्स हैं, ये सब कुछ कांग्रेस सरकार की देन है। इसके अलावा अगर आप नाम लेते चले जाएं, एनटीपीसी अगर आप ले लें, अगर आप देख लें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ले लें, आप ओएनजीसी ले लें, ये तमाम आपको फेहरिस्त है, अगर मैं गिनाऊंगा तो रात बीत जाएगी। ये सब कांग्रेस ने दिया। और इस मोदी सरकार ने अगर एक झोपड़ी भी बनाई हो तो आप बताइए कि ये काम किया मोदी सरकार। मोदी सरकार ने नफरत की आग लगाकर देश के अंदर नफरत की ज्वाला के ऊपर ये अपनी रोटी सेकती है और चुनाव जीतने की बात करती है। ये मोदी सरकार से अगर हिंदू और मुसलमान और पाकिस्तान और गाय, ये चार चीजें हटा दो तो इसको एक पार्षद भी इसका नहीं जीत सकता। आपने बात करी कि कांग्रेस ने क्या किया देश के लिए। बीजेपी ने भी बहुत सारी स्कीम शुरू करी, प्रधानमंत्री आवास योजना करी, उज्ज्वल योजना, तो कहीं ना कहीं आर्थिक मदद तो पहुंचा ही रही है। बाकी आपने राशन वितरण की बात करी, तो ऐसे काल में जहां पे लोग आर्थिक तौर पर तंगी से गुजर रहे हैं तो सरकार उनको मदद पहुंचाने का काम कर रही है। तो इसमें नकारात्मक क्या चीज़ है? क्या मदद पहुंचा रही है? 5 किलो अनाज, वो भी राशन कार्ड धारकों को, 5 किलो अनाज। आप बताएं मुझे, ये मदद है? ये सिर्फ और सिर्फ जनता के सम्मान के साथ खिलवाड़ है। जनता के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। लोगों को इस वक्त कम से कम 10,000 रुपए महीना परिवार को, हर परिवार को आर्थिक मदद चाहिए। लोगों का जीवन यापन नहीं हो पा रहा है, लोग भुखमरी के कगार में जा चुके हैं। अगर मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं, इस मोदी सरकार के कारण अगर हम कोरोना काल से पहले चले जाएं तो करीब करीब 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। जिस मोदी सरकार ने कहा था 2 करोड़ सालाना रोजगार देंगे, अगर हमारी सरकार बनाते हो, ये झूठ का प्रोपेगेंडा रचा, जनता जिसके झांसे में आ गई, युवा जिसके झांसे में आ गए। और उस मोदी सरकार ने किया क्या? 2 करोड़ सालाना रोजगार का मतलब 14 करोड़ 7 साल में होते हैं। इन्होंने 14 करोड़ जो पुराने रोजगार थे वो छीन लिए कोरोना से पहले। अभी इसी कोरोना काल की बात करते हैं हम, जो द्वितीय चरण वाला कोरोना काल है, इसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस कोरोना काल में लोग बेरोजगार हो गए। यानी जिन पे नौकरियां थी उनको ही मोदी सरकार ने उल्टा नौकरी छीनने का काम किया। और मैं आपको बताता हूं, एक बात और कही थी इन्होंने, जिसके दम पर इनको सत्ता मिली थी। इन्होंने कहा था हम आएंगे तो स्विस बैंक में रखा हुआ काला धन लाएंगे। तो याद करिए, स्विस बैंक में मनमोहन सरकार के जमाने 6,000 कुछ करोड़ रुपए का काला धन था और आज आंकड़ा 3 गुना बढ़ गया। तो मैं तो यह कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने कहा था कि उस स्विस बैंक के लाए हुए धन से 15 लाख रुपए हर किसी के खाते में दिए जाएंगे, तो 3 गुना रकम अब लगता है कि मुझे देशवासियों को 45 लाख रुपए मिलने वाला है। मैं और तीसरी बात आपको कहना चाहता हूं, ये झूठी सरकार, ये निकम्मी सरकार की, कि इसका झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए कि कितना झूठ बोलती है ये सरकार। इसने ये कहा था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। एक स्मार्ट सिटी की एक गली आप मुझे स्मार्ट दिखा दीजिए। अभी बारिश हुई है, सारा कुछ सामने आ चुका, नाली तक में पानी बहने को तैयार नहीं है। ये स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। आप जहां अलीगढ़ में बैठे हैं, वहां पूर्व मुख्यमंत्री के सामने एक दिन की बारिश में घुटने भर से ऊपर पानी था। मौजूदा प्रदेश सरकार की मंत्री इस वक्त बैठे हुए हैं मौजूदा सरकार के, उनके घर के सामने घुटने भर से ऊपर पानी पूरे दिन लगा रहा, किसी ने नहीं देखा। तो कहाँ का विकास, कैसी बातें। ये विकास एक झुंझुना है, ये विकास एक बकवास है। ये विकास को ही बदनाम कर रहे हैं ये लोग। कहीं ना कहीं ये प्रोपेगेंडा के बलबूते पर ये चुनाव जीतने का काम किया इन्होंने, लेकिन जनता इनको समझ चुकी है। जनता इनको बस इंतजार कर रही है कि ऐसी निर्मम सरकार को कैसे उखाड़ फेंका जाए। ऐसी झूठी सरकार, ऐसे प्रोपेगेंडे वाली सरकार को अब यहाँ पर हुकूमत में नहीं लाया जा सकता। आगा जी, जो राजनीति के जानकार हैं वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की जो पिक्चर बनाते हैं
उसमें कहते हैं कि जो बीजेपी है या जो योगी हैं उनका सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी से है, कांग्रेस यहाँ बीच में कहीं दूर दूर तक भी नहीं है। तो ये कांग्रेस के जो सरकार के ऊपर कटाक्ष हैं या कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में बात करती है, आखिर वो मुद्दे कब हो पाएंगे? जब आप सरकार में आएंगे, सरकार बनाएंगे। पिछला जो एक्सपेरिमेंट था समाजवादी के साथ आने का उत्तर प्रदेश के अंदर, इस बार अखिलेश यादव की तरफ से भी पूरी तरह से जो संदेश है वो मिल चुका है कि वो कांग्रेस के साथ में इस बार गठबंधन नहीं करेंगे। तो आगे की जो परिस्थितियां हैं, आगे का जो रास्ता है कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में, वो तो कहीं और ज़्यादा कठिन होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, अगर आपने अभी देखा होगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, ये जो मुख्य पार्टियां हैं, इन लोगों ने जो देश के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है जाति सम्मेलन आयोजन किया। ये जातियों में बांटकर, धर्म में बांटकर अपने वोट की राजनीति करते हैं। हम कहते हैं जाति सम्मेलन हम नहीं करते। कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के अंदर सबका समावेश है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम विकास सम्मेलन करते हैं, हम सभी लोगों के उद्धार के लिए काम करते हैं, सभी की समृद्धि के लिए काम करते हैं, और हमने करके दिखाया है। आज देश जिस जगह खड़ा है, और ये कोरोना त्रासदी के काल में आपने जितने अस्पताल देखे, जितनी जो भी सुविधाएं आपको, जो लोग ठीक हुए, वो सब उन्हीं के कांग्रेस की हुकूमत के बनाए हुए दौर की वजह से ठीक हुए। इस 7 साल में देश का बहुत भारी नुकसान हुआ। आप समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी ने अगर देखा जाए तो किया क्या? आप देखें एम्प्लॉयमेंट रेट, अगर जिस अल्पसंख्यकों के बलबूते पर वो सरकार में आई तो उनको झांसा दिया, उनका मैनिफेस्टो ये था कि हम 18% आरक्षण देंगे। क्यों 5 साल तक मुंह में दही जमाए बैठे रहे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी? इस बात का जवाब दें, क्यों मुसलमानों के साथ धोखा हुआ? और बताएं कि राज्य सरकार में कितनी नौकरियां मुसलमानों को मिली। 2.5% की नौकरी राज्य सरकार में मुसलमान पाता है। और आप अगर आंकड़ा उठा के देखें तो 20% से भी ज़्यादा आबादी और 2.5% का एम्प्लॉयमेंट राज्य सरकार में पाने वाला मुसलमान होता है। तो ये अल्पसंख्यकों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। हाँ, ये मैं मानूंगा कि 89 में जिस तरह का षड्यंत्र रचा गया, एक तरफ समाजवादी पार्टी ने, एक तरफ बहुजन समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, इन लोगों ने एक हमारे वोट बैंक में सेंधमारी की, और वो वोट बैंक ये झूठ के बुनियाद पर ले गए, जिसके बलबूते पर कांग्रेस ज़रूर कमज़ोर हुई। और हम अपने वोट बैंक को ही नहीं, और बाकी बीजेपी के अंदर भी जो लोग जा चुके हैं उन सबको वापस ला रहे हैं। वो सब अपने पुराने घर में आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी कभी हुकूमत में 89 से पहले उत्तर प्रदेश में नहीं थी। ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लोग ये बीजेपी की बी टीम में हैं। अगर आप देखें तो ये कभी खुद हुकूमत में आते हैं, कभी उनकी हुकूमत बनवाते हैं। ये कांग्रेस के खिलाफ काम करते हैं और प्रदेश की जनता के खिलाफ काम करते हैं। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है कि 2016-17 के आखिरी इनका जो अखिलेश यादव जी का बजट था, उसके अंदर पहली ऐसा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने 45,000 करोड़ रुपए अपने बजट का खर्च तक नहीं किया। ये कैसी सरकार है जो अपना बजट का पैसा भी जनता पे नहीं खर्च करती और फिर कहते हो हमारा काम बोलता है? ये झूठ। एक सड़क बना दिया तो तुम्हारा काम बोलता है। यहां आबादी में नाली नहीं है। यहां सत्ता पक्ष के विधायक थे 10-10 साल, क्या किया लोगों ने? लोगों के जनता के साथ कहीं ना कहीं आर्थिक लूट की गई है, और जनता को कहीं ना कहीं जनता के साथ छलावा हुआ है, और ये इस छलावे का बदला इस वक्त जनता लेने के लिए तैयार खड़ी है। और कांग्रेस पार्टी एक विकल्प है, और एक मजबूत विकल्प है। और कांग्रेस पार्टी सभी जनता का सम्मान करते हुए, सभी वर्ग का, सभी धर्म, सभी जाति के लोगों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ेगी। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश, सर्वोच्च उत्तम प्रदेश बनाने का काम करेगी। अब बात करते हैं अलीगढ़ शहर की, क्योंकि आप जो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे हैं उसमें कहीं ना कहीं लोगों के साथ खड़े हुए नज़र आते हैं। ख़ासतौर पर अलीगढ़ शहर और ये 75 जो कोल विधानसभा क्षेत्र है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ यहाँ की जनता के वो क्या बड़े मुद्दे हैं जिन पर सरकारों ने अब तक काम नहीं किया, और अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो उन मुद्दों पर प्रायोरिटी बेसिस पर काम करेगी। देखिए,
मैं तो काम मेरी पहचान है और मैं काम जनता का सेवक बन के काम करने आया हूँ और काम कर रहा हूँ। बीते अगर 5 साल में हम देखें तो मुझे तो नहीं दिखता कि कोई भी तथाकथित नेता जनता के बीच में दिखाई दिया हो, और चाहे वो विपक्ष का हो चाहे वो पक्ष का हो। हमने कहीं ना कहीं हर समय जनता के लिए एक सेवक बन के हमने उनके लिए संघर्ष किया है। ऐसे कई काम किए हैं जिसके अंदर हमने जो ऐतिहासिक काम, मैं चंद आपको बताता हूं। ऐसे मेरे पास बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो विपक्ष में रहते हुए बिना ओहदे के तब भी हमने ये करके दिखाया है, जिसमें हमारा, अगर आप देखें, कटपले से लेकर जमालपुर होते हुए महेशपुर तक की सड़क, ये 4 लेन सड़क जो बिल्कुल गड्ढों में तब्दील हो चुकी थी, इसकी लड़ाई लड़ी 2 साल, और हम कहीं ना कहीं अपने संघर्षों और अपने आंदोलन के बल पर जनता के साथ मिलकर हमने ये लड़ाई लड़ी और उसमें जीत हासिल की और आज सड़क बनकर तैयार है। हमने पुरानी चुंगी का पुल जो 4-4.5 साल से रास्ता बंद पड़ा है, इसकी लड़ाई हमने लड़ी और हमने इसके अंदर अनशन दिया, हमने धरना दिया, प्रदर्शन किया, प्रमुख सचिव से जाके मिले, हमने सर्किट हाउस पर घेराव किया, हमने सारे काम किए और उसके दम पर, हमने अपने संघर्षों के दम पर हम पुरानी चुंगी का फ्लाईओवर का प्रशासनिक और वित्तीय अनुमति हमने करा दिया और 7 से 10 दिन के आसपास में हम उस पुल को बनवाने भी जा रहे हैं। सारी बाधाएं समाप्त करा दी हमने। मेडिकल रोड, यहाँ पर इतना मुख्य मार्ग है, इस पर डिवाइडर लगाकर 50 लाख रुपए की बर्बादी की गई और एक सड़क को गली के रूप में तब्दील कर दिया गया, उसको डिवाइडर को हटवाने का काम किया। इस सड़क को चौड़ा नया बनवाने जा रहा हूँ, इसको भी पास करा चुका हूँ। केलानगर से दोधपुर, दोधपुर से पुरानी चुंगी, और इसके अलावा न जाने कितनी गलियाँ, न जाने कितने हैंडपंप, न जाने कितनी पानी की समस्याएं। डोरी नगर और शक्ति नगर की पानी की समस्या 20 से 25 साल से बनी हुई थी। हमने नगर निगम का घेराव किया और संघर्ष के बलबूते पर वहाँ की जनता के साथ मिलकर हमने उस चीज़ में कामयाबी हासिल की और आज वहाँ पर ट्यूबवेल और पाइपलाइन बिछाने का काम और लोगों को हैंडपंप लगाने का काम, मेरे पास आदेश की कॉपी है, मैं आपको प्रति इसकी बात दे दूंगा। ये कहीं ना कहीं हम जनता के लिए, हम आप देखें कहीं ना कहीं जनता इस वक्त गंदगी से त्रस्त है, कूड़े से त्रस्त है, नालियाँ बजा रही हैं, नालियाँ हैं नहीं, जल निकासी का कोई प्रबंध नहीं। अभी आपने देखा पूरा शहर जो है पानी के अंदर डूबा हुआ था, पूरा शहर नदी बन चुका था। तो हम कहीं ना कहीं जनता के जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए जनता के मोहल्ले मोहल्ले जाकर हम संघर्ष कर रहे हैं और ज़मीन पर दिखा रहे हैं कि ये तुम विज्ञापन कुछ और करो, जनता की हकीकत क्या है। जनता के पास नाली नहीं, संपर्क नाला नहीं, सड़क नहीं, पानी नहीं, पथ प्रकाश लाइटें नहीं। ये हमारे जनता को मिलना ही चाहिए और इसके जनता के लिए मैं जो ये अधिकारों की लड़ाई है, इसको हर कीमत पर, अगर अधिकार नहीं मिलेगा तो हमें छीनना आता है। और हम ये बोल देना चाहते हैं, चेतावनी देते हैं यहाँ के नगर निगम को और प्रशासन को भी कि हम जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो उनके अधिकार हैं, जो उनके हक हैं, उन्हें दिए जाएं, अन्यथा हमें लोकतांत्रिक विकल्पों पर जाने पर मजबूर न किया जाए। इसलिए इन सब मैं जो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जनता के जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हर गली, हर चौराहे, हर मोहल्ले, हर आबादी में 3 महीने के अंदर पूरी तरह से लागू कर दिया जाए, अन्यथा हम इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि एक ऐतिहासिक देश का आंदोलन बनेगा और जन आंदोलन होगा। आगा जी, क्योंकि वक्त की किल्लत है तो संक्षिप्त में बात करना चाहेंगे। इसके अलावा एक और मेरा जो सवाल है कि क्या आने वाले चुनाव में आगा यूनुस एक चेहरा होंगे कांग्रेस की तरफ से एक प्रत्याशी के रूप में? देखिए, मैं तो जनता के आदेशों पर चलने वाला व्यक्ति हूँ और जो पार्टी का आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। जनता अगर आदेश देती है, जनता मेरे लिए सब कुछ है। लोकतंत्र पंत प्रधान देश में जनता मालिक है, हम जनता के सेवक हैं। तो जनता का हम सेवक होते हुए हम काम कर रहे हैं। जनता का आदेश है, जनता अगर हमसे कहती है कि आपको चुनाव लड़ना है, क्योंकि अलीगढ़ के समृद्धि की बात है, हमारे कोल विधानसभा के लिए जहां पर हम रहते हैं, कोल विधानसभा की समृद्धि की बात है। कोल विधानसभा जहां पर विकास होना चाहिए था, जहां संभ्रांत लोग रहते हैं, एएमयू की धरती है, उसके बावजूद यहां पर विकास कभी आया ही नहीं। लोगों के आबादी क्षेत्रों में तमाम समस्याएं हैं। हम जनता के आदेशों का पालन करेंगे और जैसा हाईकमान का आदेश होगा उसको भी हम आगे लेके जाएंगे। जनता अगर कहती है तो हम उसको कहीं ना कहीं अपने पार्टी में रखेंगे और पार्टी का जो आदेश होगा उसको हम मानेंगे। आगा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखेंगे आने वाले चुनाव को लेकर प्रदेश के अंदर कौन कौन सी राजनीतिक परिस्थितियां बदलेंगी, क्या वो राजनीतिक समीकरण हैं उनके अंदर कुछ हमें बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। देखते रहिए न्यूज़@9।